हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम लोग मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, एमपी की हिस्ट्री। और उसी का हमारा आज लेक्चर क्या लेक्चर 6 है। और लेक्चर 6 में हम लोग क्या करने वाले, ओलिकर वंश। ठीक है, बहुत ही आईएमपी वंश वंश है। लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन आया था कि सौंदर्य अभिलेख, ये देख लीजिए, सौंदर्य अभिलेख। ठीक है, किस कवि ने लिखा है? तो इसका आंसर क्या था? वासुल कवि। लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। इससे पहले पूर्व पूछा था यशोधर्मन किस वंश से संबंधित राजा है। ठीक है, और उसके लास्ट ईयर पूछा था जो दसपुर अभिलेख है। कौन सा? दसपुर अभिलेख। ये विश्व का पहला शिला अभिलेख है जो विज्ञापन यानी कि एडवर्टीजमेंट के लिए यूज किया गया है। यानी कि विज्ञापन भी दर्शाता है यह अभिलेख। ठीक है, तो ओलिकर वंश से लास्ट 3-4 पीएससी में लगातार यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कभी उन्होंने दसपुर अभिलेख पूछ लिया है। ठीक है, दसपुर अभिलेख यानी कि बुनकरों के द्वारा बनाया गया पहला अभिलेख था। ठीक है, फिर उन्होंने सौंदर्य अभिलेख पूछ चुका है कि किसके द्वारा लिखित है। ठीक है, अब ओलिकरों के राज क्षेत्र पूछ सकता है, उनके कौन कौन से ऐसे स्थापत्य कला है, कौन से राजा जिसने हूणों को पहले पराजित किया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज ये कहें कि ये ओलिकर वंश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा आईएमपी है। साथ ही अब ये मेंस में भी जुड़ चुका है, तो मेंस का भी पार्ट है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था? नागवंश और गर्दबिल वंश देखा था। आज हम देखेंगे क्या? ओलिकर वंश। ठीक है, बहुत ही आईएमपी ओलिकर वंश। ठीक है, अब देखो, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में प्राचीन दसपुर यानी कि मंदसौर में मालवों की एक शाखा ओलिकर ने अपना राज्य घोषित किया। अब बताइए, मालवा के पठार का नाम मालवा ही क्यों पड़ा? ठीक है, ये है मध्य प्रदेश का मैप। ठीक, और यहां से शुरू होता है, चलो मैं आपको बता दूं। ठीक है, देखिए, ये है मध्य प्रदेश का मैप, है ना। ये मध्य प्रदेश का मैप, ये है मालवा का पठार। अब यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे है पंजाब हरियाणा। ठीक है, क्लियर? क्या है? पंजाब और हरियाणा। अब यहाँ पंजाब में जो सतलुज नदी का मैदान है, ठीक है, सतलुज नदी द्वारा जो मैदान का निर्माण किया गया उसे क्या कहा जाता है? मालवा का मैदान। क्या कहा जाता है? मालवा का मैदान। और आपको यहाँ तक यदि हिस्ट्री याद होगी तो सिकंदर के समय, ठीक है, सिकंदर के समय यहाँ पर मालवा के मैदान में मालवा नाम की क्या रहती थी? जनजाति रहती थी। तो जैसे ही सिकंदर का आक्रमण हुआ तो ये मालव जनजाति कहाँ पे आके बस गई? पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले क्षेत्र में। तो मालव जनजाति के बसने के कारण इस पठार को क्या कहा जाता है? मालवा का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालवा का पठार। ठीक है, प्लेटिव ऑफ मालवा। क्यों कहा जाता है ये बताया। अब एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ये मैप में देख लीजिए कि मालवा का मैदान कहाँ है। तो आपको बताना पड़ेगा सतलज नदी के दक्षिण वाली भाग, यानी कि सतलज नदी के द्वारा निर्मित मालवा मैदान को, यह मैदान को मालवा का मैदान बोलते हैं। यानी कि सतलज नदी के द्वारा निर्मित मैदान मालवा का मैदान कहलाता है। और यहीं पर कौन सी जनजाति रहती थी? मालव जनजाति रहती थी। और ये कैसी जनजाति थी? आयुध यानी कि अस्त्र शस्त्र का निर्माण करने वाली जनजाति थी। कौन सी? मालव जनजाति थी। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात ही कहां पर आ गए? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में आ गए। और इन्हीं के नाम से ही मालवा के पठार को मालवा पठार के नाम से जाने जाने लगा। क्लियर? ये क्लियर हुआ? देखिए, पता नहीं आपको मालूम था या नहीं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा आईएमपी फैक्ट है ये। ठीक है, उन्होंने पूछ लिया मालवा का मैदान कहाँ है, तो आप ये ना लगा दे कि पश्चिमी मध्य प्रदेश। ठीक है, अब आपको क्या लगाना है? सतलज नदी के क्षेत्र का भाग को क्या कहा जाता है? मालवा का मैदान और मालवा का पठार दोनों अलग अलग है। ठीक, तो मालवों की एक शाखा कहाँ पर आई? 4वीं शताब्दी में। कहाँ पर आई? मंदसौर वाले दसपुर इलाके में आई। और इन्होंने किसकी स्थापना कर दी? ओलिकर वंश की स्थापना कर दी। अब इसकी जानकारी कैसे मिलती है? देखिए, इतिहास की जानकारी मुख्यतः 3 तरीके से प्राप्त होती है। ठीक है, यह है यशोधर्मन का चित्र। ठीक है, कितने? 3 टाइप से मिलती है। सबसे पहले पुरातात्विक, ठीक है, जिसमें अभिलेख आते हैं। दूसरा साहित्य, ठीक है, और तीसरा क्या है? विदेशी यात्री।
जो विदेशी यात्री आए हैं उनके द्वारा लिखे गए यात्रा वृतांत, इन सब चीजों से किसकी जानकारी मिलती है, किसी भी इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, क्लियर। चलो देख लेते हैं, सबसे पहले जानकारी का स्रोत क्या है। पुरातात्विक स्रोत में पहले अभिलेख, अभिलेख कौन सा, सौंदड़ी का अभिलेख किसने लिखा है, वासुल कवि ने लिखा है। किसने लिखा है, वासुल कवि ने लिखा है। गंगधार का अभिलेख, ठीक है, गंगधार का अभिलेख ये भी बहुत ज्यादा आईएमपी है। रिस्थल का अभिलेख, किसका, रिस्थल का अभिलेख। मंदसौर अभिलेख, इसे क्या बोलते हैं, दसपुर का अभिलेख, क्या बोलते हैं, दसपुर का अभिलेख। जो बुनकर श्रेणी थी उनके द्वारा बनाया गया कौन सा अभिलेख है, दसपुर का अभिलेख। और पहला विज्ञापन के लिए उपयोग किए जाने वाला अभिलेख है। साथ ही बिहार कोटरा अभिलेख। तो ये 5 अभिलेखों से किसकी जानकारी मिलती है, औलिकर वंश की जानकारी मिलती है, जिसका राज्य क्षेत्र कहाँ पे था, मंदसौर। कहाँ पे, ये मंदसौर है। तो मंदसौर में इनका क्या था, राज्य क्षेत्र था। तो इनकी राजधानी क्या थी, दसपुर थी। क्या थी इनकी राजधानी, दसपुर। ठीक है, क्लियर। अब देख लेते हैं इन अभिलेखों की प्राप्ति किन किन जगह से प्राप्त हुई है। सबसे पहले राजगढ़, नरसिंहपुर, चित्तौड़गढ़, छोटी सादड़ी, मंदसौर, भानपुरा और भोपाल के निकट, इन सब अभिलेखों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, कौन कौन सी जगह पर मिले हैं, राजगढ़, नरसिंहपुर, चित्तौड़गढ़, मंदसौर, भानपुरा और भोपाल इत्यादि जगह में ये शिलालेख प्राप्त हुए। कौन कौन से, एक बार फिर से देख लीजिए, सौंदड़ी अभिलेख, गंगधार अभिलेख, रिस्थल अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, बिहार कोटरा अभिलेख। ठीक है, अब स्मारक कौन कौन से, स्मारक में सबसे पहले मंदिर मिले हैं, सूर्य मंदिर। ठीक है, अष्टमुखी वाला सूर्य मंदिर कहाँ पर, दसपुर में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कौन सी नदी के तट पर है, सिवना नदी के तट पर। ये आपको प्रीलिम्स का फैक्ट आपको याद होना चाहिए। भवन तथा अन्य निर्माण सामग्रियां, कौन सी, भवन तथा अन्य निर्माण सामग्रियां यहाँ से क्या प्राप्त हुई थी। ये क्या है, इनके पुरातात्विक स्रोत है। अब हम साहित्यिक स्रोत की बात कर लेते हैं। तो गुप्त काल में जितने भी साहित्य लिखे गए हैं, ठीक है, गुप्त काल में जितने भी साहित्य लिखे गए हैं उन साहित्य से किसकी जानकारी मिलती है, यशोधर्मन की जानकारी मिलती है। और माना जाता है कि जो औलिकर वंश था प्रारंभ में किसके, सामंतों के रूप में काम करते थे, गुप्तों के सामंत के रूप में। जो गुप्त वंश थे ना उनके अधीन काम करते थे। फिर यशोधर्मन स्वतंत्र शासक बना और उसने हूण को पराजित किया, आपको याद होगा ना। कुमारगुप्त स्कंदगुप्त के समय हूणों के आक्रमण हुए थे, और हूणों से बचने के लिए गुप्तों ने किनका प्रयोग किया था, औलिकर वंश का प्रयोग किया था। ये आपको याद होना चाहिए। अब गुप्तकालीन अभिलेख कौन कौन से बता दीजिए। ठीक है, सबसे पहले हरिशेण अभिलेख, हरिशेण ने लिखा कौन सा अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है, फिर दसपुर अभिलेख, ये भी गुप्तों के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, गुप्तों के समय में लिखा गया है। फिर सुमेन अभिलेख, ठीक है, स्कंदगुप्त का है। तो इतने सारे आपको अभिलेख क्या करने, याद करने हैं। ठीक है, जो गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक, क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं। हाँ, एक बार मैं कह दूं कि ये गुप्तकालीन साहित्य जो है, ठीक है, साहित्य कौन कौन से लिखे हैं। सबसे पहले देखो, गुप्त काल के जो अभिलेख हैं वो भी आएंगे और साहित्य भी आएंगे। तो सबसे पहले 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है, ये डांडिन ने लिखा है। किसने, डांडिन ने लिखा है, उसमें मिलेंगे आपको। ठीक है, और गुप्त काल में कौन कौन से, कालिदास द्वारा लिखित, ठीक है, उनसे भी जानकारी मिलती है। तो ऐसे देखिए, गुप्त काल में 3 प्रकार के साहित्य लिखे गए हैं। एक धार्मिक साहित्य, ठीक है, और दूसरे गैर धार्मिक साहित्य, ठीक, और तीसरे कौन से, वैज्ञानिक साहित्य। इन सब चीजों से जानकारी मिलती है किसकी, औलिकर वंश की। अब देख लेते हैं कि औलिकर वंश में कौन कौन से प्रमुख शासक थे। सबसे पहले नरवर्मा, जो इसके संस्थापक माने जाते हैं, सिंह वर्मा, बंधु वर्मा, प्रभाकर वर्मा, प्रकाश धर्मा, यशोधर्मन, कुमार वर्मा और कृष्ण वर्मा। हम 8 शासकों के बारे में संक्षेप में पढ़ेंगे। इनके द्वारा किए गए कार्य या इनके द्वारा जीते गए युद्ध या लड़े गए युद्धों की जानकारी इस लेक्चर में कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और इनकी राजधानी क्या थी, दसपुर थी। दसपुर कहाँ पर आता है, ये मंदसौर में आता है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक के क्लियर हुआ आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा आईएमपी वंश है, यहाँ से क्वेश्चन आना तय ही है। अब देख लीजिएगा, लास्ट ईयर के आप 21 से लेकर के 24 तक के प्री के पेपर उठाइए, उसमें आपको या तो दसपुर अभिलेख या फिर दसपुर अभिलेख के बारे में जानकारी, या फिर सौंधड़ी अभिलेख, या फिर दसपुर किसकी राजधानी थी, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
ठीक है, क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले शासक नरवर्मा। ठीक है, नरवर्मा औलिकर वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्तकालीन शासक जो था, चंद्रगुप्त द्वितीय उसके समकालीन था। सर्वप्रथम अभिलेख नरवर्मा का मिलता है कहां से? मंदसौर वाले क्षेत्र से। मंदसौर में प्राप्त रेशम कातने, ठीक है, मंदसौर से प्राप्त रेशम काटने वालों की एक श्रेणी के अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त प्रथम पश्चिम मालवा को विजित करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था। अब देखिए कौन सा कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। ठीक है, और इसका विवाह, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह किससे हुआ था? नाग वंश के साथ महारानी कुबेर नागा से हुआ था। और कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कौन था? कुमारगुप्त प्रथम था। और कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र कौन था? स्कंदगुप्त। और कुमारगुप्त प्रथम के समय में ही हूणों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, किसका? हूणों का आक्रमण हुआ था। तो हूणों से अपने राज्य की सुरक्षा करने के लिए इसने पश्चिमी मालवा को विजय किया था। तो ये आपको याद रखना है कहानी के रूप में। ठीक है, इसके पश्चात दूसरे शासक कौन है? सिंह वर्मा। ठीक है, गुप्त काल में मालवा पर समुद्रगुप्त के समकालीन सिंह वर्मा का शासन माना जाता है। इसके दो पुत्र थे, चंद्रवर्मा और नरवर्मा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट शासक देखते हैं, बंधु वर्मा। बहुत ही आईएमपी है, आईएमपी लिख लीजिए, यहाँ पे स्टार लगा लीजिए आप। ठीक है, मंदसौर अभिलेख से यह स्कंदगुप्त का सामंत था। ठीक है, स्कंदगुप्त तथा परिवर्ती गुप्त सम्राटों के समय में औलिकर वंशी नरेशों का आधिपत्य थोड़े समय के लिए समाप्त हो गया था, क्योंकि स्कंदगुप्त क्या था? शक्तिशाली शासक था। और सबसे पहले इसने ही किन्हें पराजित किया था? हूणों को पराजित किया था। उन किसको? हूणों को। और हूण कहाँ से आए हुए थे? स्टेपी जो क्षेत्र आता है, यूरेशिया मतलब एशिया और यूरोप वाला क्षेत्र, उन्हीं क्षेत्र से कौन आए थे? स्टेपीज आए थे। कौन आए थे? हूण आए थे। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तोरमाड़ आपने नाम सुना होगा ना, तोरमाड़। ठीक है, मिहिर कुल, ये सब कौन है? हूण शासक हैं। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, बंधु वर्मा का एक अभिलेख है, कौन सा? दसपुर अभिलेख। अब इस अभिलेख से किस किस विषय में जानकारी मिलती है? सबसे पहले तो रेशमी वस्त्रों के बुनकर की श्रेणी की जानकारी मिलती है। ठीक है, और स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम एक गोप्ता कहता है। क्या गोप्ता कहलाता है? ठीक है, एक सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है इसमें, किसमें? दसपुर अभिलेख में। मान लीजिए ये 2 मार्कर में आ गया ये क्वेश्चन कि दसपुर अभिलेख के बारे में लिखे, तो आपको यही सब चीजों के बारे में लिखना है कि रेशम वस्त्रों की बुनकर की श्रेणी के बारे में जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त को क्या कहा गया? गोप्ता कहा गया। गोप्ता यानी कि पूरे राज्य क्षेत्र का सम्राट। सूर्य मंदिर की जानकारी मिलती है। और तेलीय श्रेणी रेशमी वस्त्र का उल्लेख दुनिया का पहला विज्ञापन प्रदर्शित करता है ये। यानी कि वस्त्रों को बेचने के लिए इस स्तंभ लेखों का या इस स्तंभ लेख का क्या किया था? निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? बंधु वर्मा के समय में। ठीक है, क्लियर। इसी समय गुप्त राजकुमार गोविंद गुप्त ने दसपुर को अधिकृत कर प्रभाकर को क्या किया? इसका शासक नियुक्त किया। इसको प्रभाकर वर्मा को क्या किया? इसका शासक नियुक्त किया बंधु वर्मा के पश्चात पे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट शासक चौथे हमारे, प्रभाकर वर्मा। ठीक है, प्रभाकर के मंदसौर के एक अभिलेख में गोविंद गुप्त एवं उसके सेनापति वायु रक्षित के पुत्र छत्रभट्ट का उल्लेख मिलता है। इसका छत्रभट्ट का उल्लेख मिलता है। प्रभाकर के पश्चात औलिकर वंश की 2 शाखाएं पृथक हो गई, यानी कि 2 शाखाएं विभाजित हो गई। तो ये आपको याद रखना कि औलिकर वंश का विभाजन किसके समय पर हुआ था? तो प्रभाकर के समय पे हुआ था। किसके समय? प्रभाकर के समय। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर इसके पश्चात नेक्स्ट शासक कौन बनते? प्रकाश धर्मा। और बनते प्रकाश धर्मा। इसकी जानकारी किससे मिलती है? रिस्थल अभिलेख से मिलती है। किससे? रिस्थल अभिलेख से मिलती है। इसने हूण नरेश तोरमाड़ को पराजित किया था। बहुत ही आईएमपी, स्टार लगा लीजिए। हूण नरेश तोरमाड़ को क्या किया था? इन्होंने पराजित किया था। और उपाधि कौन सी धारण की थी? अधिराज की उपाधि धारण की थी। किसकी? अधिराज की उपाधि धारण की थी। और साथ में भगवत प्रकाश की राज उपाधि धारण की थी। किसकी? भगवत प्रकाश की उपाधि धारण की थी। तो 2 उपाधि याद रखना है कि अधिराज एवं भागवत प्रकाश की उपाधि किसने धारण की थी? प्रकाश धर्मा ने की थी। ठीक है, इनके द्वारा निर्माण कार्य कौन कौन से? प्रकाशेश्वर का शिव मंदिर का निर्माण किया था इन्होंने। और विभीषण तड़ाग का निर्माण किया था। तड़ाग यानी कि तालाब कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इनके द्वारा कौन कौन से मंदिर बनाए गए? सबसे पहले प्रकाशेश्वर शिव मंदिर बनाया गया, और साथ में विभीषण तड़ाग की भी स्थापना
यह निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? प्रकाश धर्मा के द्वारा। ठीक है, इसकी जानकारी किससे मिलती है? रिस्थल अभिलेख से मिलती है। इसने तोड़माड़ को क्या किया था? पराजित किया था। जो कौन सा शासक था? पूर्ण शासक था। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट शासक देख लेते हैं, यशोधर्मन। बहुत ही आईएमपी है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी दृष्टि से। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रसिद्ध एवं महान शासक था कौन? यशोधर्मा। इसकी जानकारी सौंदर्य अभिलेख, जिसकी रचना किसने की है? वाशुल ने की है। इसके पश्चात दसपुर अभिलेख और ग्वालियर प्रशस्ति से इसकी जानकारी मिलती है। इसके द्वारा धारण की गई उपाधि कौन कौन सी? भारत का दिग्विजय। भारत का दिग्विजय किसे कहा जाता है? यशोधर्मन को। जनेन्द्र, सराधिपति, राजाधिराज और परमेश्वर, 6 उपाधियां इनकी याद रखना, 5 उपाधियां। कौन कौन सी? भारत का दिग्विजय, जनेन्द्र, नराधिपति, राजाधिराज और परमेश्वर। ठीक है, प्रारंभ में यशोधर्मन एक क्या था? स्थानीय सरदार था। ठीक है, जब प्रकाश धर्मा का शासनकाल समाप्त होता है तो जो यशोधर्मन था वो स्थानीय सरदार था। अब मालवा में इसने अशांति फैली हुई थी, क्योंकि गुप्त क्या होने लगे थे? गुप्तों का साम्राज्य क्या होने लगा था? विभाजित होने लगा था या टूटने लगा था। तो मालवा में क्या हो गई? अशांति हो गई। ठीक है, और इसी अशांति का लाभ उठाकर उसने स्वतंत्र शक्ति की स्थापना कर ली और स्वयं को क्या घोषित किया? इसने स्वतंत्र शासक घोषित किया। इसने यशोधर्मन ने स्वयं को क्या घोषित किया? स्वतंत्र शासक घोषित किया। ठीक है, मंदसौर के 2 अभिलेखों में यशोधर्मन की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसमें ठीक है उत्तरी भारत का महान विजयी सम्राट निरूपित किया गया। इन अभिलेखों में यशोधर्मन को उत्तर भारत का सबसे महान और विजयी सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, जब 1530 में, ठीक है 1530 ईस्वी के लगभग में, जब मालवा में हूणों का आक्रमण हुआ। ठीक है, हूणों और वाकाटकों के आक्रमण के कारण अराजकता फैल गई। कब? 530 ईस्वी में। किस किस ने एक साथ आक्रमण किया? वाकटक वंश ने किया था। ठीक है, वाकटक वंश के संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति। ये आपको याद रखना है। कौन से? विंध्य शक्ति। प्रवरसेन द्वितीय सबसे प्रमुख शासक माने जाते हैं यहाँ के। ठीक है, इनकी 2 शाखाएं थी, वत्स गुलाम की शाखा और वासीम की शाखा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर। चलिए, ये कहाँ से आए? दक्षिण से आए। कौन? वाकटक। और यहाँ से कहाँ से? पश्चिम से। कौन? हूणों का आक्रमण हुआ। कहाँ पे? मालवा में। ठीक है, अब जब आक्रमण हुआ तो यशोधर्मन ने मिहिर कुल हूण शासक को बुरी तरह पराजित किया। इसको मिहिर कुल जो हूण शासक था उसे पराजित किया और उसे पीछे हटने के लिए बाध्य कर दिया। इसको? मिहिर कुल को। ठीक है, और राजनीतिक क्षितिज पर धूमकेतु की तरह प्रकट हुए। ठीक है, कौन? यशोधर्मन की सेनाओं ने दूर दूर तक के क्षेत्रों पर विजय पताका फैलाई। जैसे ही उसने हूण हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया तो उसकी इसकी यशोधर्मन की पराक्रम का यशोधर्मन के पराक्रम का पूरे भारत में क्या फैल गया? यश फैल गया, जिसके कारण उसने उसकी सेना और उसने अधिकांश क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? महान शासक कहा जाता है। और इसने गुप्त शासकों को भी पराजित किया। इसको? गुप्त शासकों को भी पराजित किया। किसने? यशोधर्मन ने। और उसका साम्राज्य कहां से कहां तक माना जाता है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। यह है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर के कहां तक? महेंद्र पर्वत तक। ठीक है, महेंद्र पर्वत तक। और हिमालय से लेकर के कहां तक? पश्चिमी समुद्र तक के। ठीक है, जहां तक कि इसका साम्राज्य विस्तार था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके पश्चात दूसरे शासक कौन है हमारे? कुमारगुप्त। ठीक है, महिष्मति के कलचुरी शासकों को पराजित किया। अब कलचुरियों की 2 शाखाएं आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले महिष्मति की शाखा, जिसके संस्थापक कौन थे? कृष्णराज, याद होगा आपको। और दूसरी शाखा कौन सी थी? त्रिपुरी की शाखा। इसके संस्थापक कौन थे? वामराज या फिर कोकल प्रथम थे। ये आपको टिप में चीजें याद होना चाहिए। ठीक है, एक साथ में इसलिए फैक्ट बता रहा हूँ क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फैक्ट वो याद रह जाएगा, जो आपके प्रीलिम्स की दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण है या फिर आईएमपी है। ठीक है, तो यशोधर्मन के पश्चात अगला शासक कौन बनता है? कुमार वर्मा बनता है। और इसने किसको पराजित किया था? कलचुरी कलचुरी शासकों को क्या किया था? पराजित किया था, जो कहां से थे? महिष्मति से थे। ठीक है, महिष्मति से थे। ठीक है, अब इसके पश्चात कुमार वर्मा के पश्चात नेक्स्ट शासक बनते कौन? कृष्ण वर्मा। संभवतः यह अंतिम शासक थे। यशोधर्मन के पश्चात औलिकर वंश की शासन सत्ता कुछ काल तक ही बनी रही, परंतु 6वीं सदी के प्रारंभ में
कलचुरी तथा सेवकों का प्रभाव बढ़ते गया और इस क्षेत्र पर औलिकर वंश क्या हो गए, समाप्त हो गए। इस पे मालवा वाले क्षेत्र में औलिकर वंशों का शासन कैसा होते चला गया, समाप्त होते चला गया और कलचुरियों का आधिपत्य बढ़ते गया। कहाँ के, निमाड़ क्षेत्र में कौन थे, कलचुरी थे, तो उनका आधिपत्य कैसा होते गया, बढ़ते गया। इस कारण औलिकर वंश की समाप्ति हो गई। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा आज औलिकर वंश में, देखिए रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़े कि औलिकर वंश की जानकारी किस किस से मिलती है, सौंदर्य अभिलेख, गंगधार अभिलेख, स्थल अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, बिहार कोटरा अभिलेख। ठीक है, जो कहाँ कहाँ से इनके अभिलेख प्राप्त हुए, राजगढ़, नरसिंहगढ़, चित्तौड़गढ़, छोटी शांदड़ी, ठीक है, मंदसौर, भानपुरा, भोपाल के निकट। ठीक, क्लियर। कौन कौन से शासक पढ़े, सबसे पहले हम लोग ने दर वर्मा पढ़े, इसके पश्चात सिंह वर्मा, बंधु वर्मा, प्रभाकर वर्मा, प्रकाश धर्मा, यशोधर्मन मोस्ट आईएमपी है, प्रभाकर वर्मन आईएमपी है और बंधु वर्मन आईएमपी है। और इनके संस्थापक कौन, दर वर्मा भी आईएमपी हमारे एग्जाम की दृष्टि से। और अंतिम शासक कौन है, कृष्ण वर्मा। ठीक, क्लियर। ठीक है, तो ये हो गए क्या हमारे औलिकर वंश। ठीक है, अब औलिकर वंश की स्थापत्य कला क्या थी, देखो जो औलिकर वंश थे, गुप्त शासक जो गुप्त शासक थे या गुप्त वंश के क्या थे, समकालीन थे, जिसमें उनकी वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत का क्या पर्याप्त विकास हुआ, जिसके कारण अब गुप्त क्या है, गुप्तों को क्या कहा जाता है, भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त शासकों के काल को क्यों कहा जाता है, इसमें सांस्कृतिक विविधताओं का क्या हुआ, सांस्कृतिक विधाओं का अत्यधिक विकास हुआ, इस कारण गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। अब क्यों कहा जाता है, देखिए औलिकर वंश की स्थापत्य कला में सबसे पहले मंदिर, कौन कौन से मंदिर मिलेंगे आपको, सूर्य मंदिर। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा आपको, दसपुर मंदसौर में मिलेगा। कौन सी नदी के तट पे है, ये सिवना नदी के तट पे है, और सिवना नदी के तट पर मंदसौर शहर ही है। ठीक है, और कैसा अष्टमुखी मंदिर है, कैसा अष्टमुखी मंदिर कहा जाता है इसे। ठीक है, और ग्वालियर के जो मंदिर हैं वो भी किससे संबंधित है, औलिकर वंश से संबंधित है। अब क्यों औलिकर वंश से संबंधित है, अभी हमने पढ़ाए थे, यशोधर्मा ने किसे पराजित किया था, मिहिर कुल को। कहाँ पे पराजित किया था, ग्वालियर में। और इसकी जानकारी किससे मिलती है, ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। जब यशोधर्मन ने मिहिर कुल को पराजित किया ग्वालियर में, तो उसी समय पे यशोधर्मन ने ग्वालियर के मंदिरों को क्या किया, निर्माण किया था। इस कारण औलिकर वंश का प्रभाव ग्वालियर क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभिलेख कौन कौन से हैं, तो अभिलेख जैसे दसपुर का अभिलेख किसके समय लिखा गया था, ये बंधु वर्मा के समय लिखा गया था। किसके समय, बंधु वर्मा के समय, ये आपको याद रखना है। सौंदड़ी अभिलेख, ठीक है, किसने लिखा, ये वाशुल कवि ने लिखा है। किसने, वाशुल कवि ने लिखा है। रिस्थल का अभिलेख, कौन सा, रिस्थल का अभिलेख, ये भी आईएमपी है। गंगधार का अभिलेख। ठीक, ये आपको अभिलेख याद रखें। देखिए मेंस में ये 7 मार्कर का क्वेश्चन हो सकता है कि औलिकर वंशों की स्थापत्य कला को समझाएं, ये आपको लिखना है। ठीक है, अब इनका जैसे मान लीजिए कभी को राजनीतिक जीवन आता है, ठीक है, जैसे राजनीतिक जीवन लिखे आप, राजनीतिक स्थितियां लिखे किसके, औलिकर वंशों की, तो आपको बताना पड़ेगा सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन। तो प्रारंभ में किसके अधीन काम करते थे, गुप्तों के सामंत थे, किसके, गुप्तों के सामंत में। जैसे गुप्तों का प्रभाव, गुप्त शासकों का प्रभाव क्या होते गया, कम होते गया, तो इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। स्वतंत्र घोषित करने के पश्चात इनका शासन व्यवस्था कैसी थी, राजतंत्रात्मक थी, जो राजा कैसा होता था, निरंकुश होता था। ठीक है, जैसे कि यशोधर्मन, बंधु वर्मन इत्यादि। जानकारी कौन कौन से शिलालेख से मिलती, तो सौंदड़ी शिलालेख और दसपुर अभिलेख, साथ में गंगधार अभिलेख से मिलती है। तो इस प्रकार आपको मेंस के आंसर राइटिंग करना है। ठीक है, ये आपको आंसर राइटिंग करने का क्या है, ये तरीका बताया मैंने कि हम किस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, पुनः आते हैं हम लोग स्थापत्य कला में। तो अभिलेख कौन कौन से पढ़े, दसपुर अभिलेख, सौंदड़ी अभिलेख, रिस्थल अभिलेख और गंगधार अभिलेख। ठीक है, इसके पश्चात तीसरा क्या, चित्रकला। गुप्त काल में क्रेस कोर्स प्रकार की क्या थी, चित्रकला का विकास हुआ, क्रेस कोर्स। ठीक है, चित्रकला की कौन सी विधा थी, क्रेस कोर्स विधा थी, जो गुप्त शासकों के समय भी क्या थी, अत्यधिक प्रचलित हुई थी। ठीक है, इस काल में बुद्ध की प्रतिमा, बोधिसत्व की प्रतिमा, कार्तिकेय की प्रतिमा आदि की प्रतिमाओं का निर्माण
चित्रकला के माध्यम से किया गया था। ठीक है, किसके माध्यम से? चित्रकला के माध्यम से बुद्ध और बोधिसत्व साथ में कार्तिकेय आदि का क्या किया गया था? चित्र बनाया गया था। ये हो गया क्या? हमारा औलिकर वंश। ठीक है, बहुत ज्यादा आईएमपी है, एकदम यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए ये वंश हमें बहुत अच्छे से क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कहाँ से मिलेगी? डिस्क्रिप्शन लिंक में, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसकी क्या दी हुई है? लिंक दी हुई है। ठीक है, क्लियर? अब देखते हैं, अब हम इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट राजवंश हमारा क्या होगा? ठीक है, हिंदी में लिख लेते हैं। सबसे पहले परिव्राजक पढ़ेंगे हम। ठीक है, वैसे आज ही इसको खत्म करना था, लेकिन स्लाइड तैयार नहीं हो पाई थी, इस कारण हमने परिव्राजक नहीं पढ़े। इसके पश्चात उच्चकल्प। ठीक है, उच्चकल्प वंश बहुत ज्यादा आईएमपी है ये भी। कौन से? परिव्राजक के पश्चात उच्चकल्प वंश। उच्चकल्प के पश्चात पढ़ना हमको गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, जो मेंस में दिए हुए हैं ना, हम उसी क्रोनोलॉजी को फॉलो करते चलेंगे, ताकि हम एक एक वंश को समाप्त करते चले, और ऐसा समाप्त करें कि वो हमें चीजें क्या हो? याद होती चली जाए। ठीक है, ये नहीं कि केवल हमने लेक्चर ले लिए और काम खत्म। इसके पश्चात आपको टेस्ट सीरीज लगाना है, आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगाएं किसी भी कोचिंग की। ये नहीं कि केवल हमारा तो काम पढ़ाना है आपको, बाकी टेस्ट सीरीज आपको जहाँ ज्वाइन करना कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में परिव्राजक वंश और उच्चकल्प वंश।